Hello everyone, welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. As you all know, हम लोगों ने यहाँ पे मंथली जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है विजन आईएएस की उसको स्टार्ट किया था। नवंबर जो महीना था 2023 का वो मैगजीन को पॉलिटी सेक्शन जो है हम स्टार्ट कर चुके थे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे के जो टॉपिक्स है उसको कवर करते हैं और आई होप आज हम पॉलिटी सेक्शन जो है पूरा खत्म कर देंगे और फिर हम आते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर। राइट, तो हमारा जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर हमने इलेक्टोरल जो फंडिंग था उसको समझ लिया था, ये टॉपिक हम कर चुके थे। देन वी हैड डिस्कस अबाउट द इलेक्टोरल लिटरेसी एज वेल, जो कि इसी का एक सब टॉपिक था। देन आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट द रोल ऑफ गवर्नर, देन स्पेशल एंड द लोकल लॉज, द राइट टू इंफॉर्मेशन, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो बेसिकली 1.3 से लेके ये जो टॉपिक्स है अभी पेंडिंग है, इसको अभी यहाँ पे हमको करना है। राइट, तो कल के जो टॉपिक्स है वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं भी हुए हैं, कोई डाउट है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उनको फिर से डिस्कस करेंगे। इलेक्टोरल फंडिंग जो है ये आपके पास, हमने डिस्कस किया था इसको। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने बात करी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। So this is how we completed this topic. Then we talked about the electoral literacy और जो memorandum of understanding यहाँ पे साइन हुआ था उसके बारे में। And obviously we talked about the role of governor that Kerala, तमिलनाडु, पंजाब ये ऐसे स्टेट्स हैं जिनके जो सरकार है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अपील करी अबाउट द पावर्स ऑफ द गवर्नर, उसको देखा जाए और जो भी इंपॉर्टेंट जो रिलेटेड लॉस थे वो यहाँ पे अभी देखें। अब आज जो हम बात करेंगे वो है अबाउट द स्पेशल एंड द लोकल लॉज। देखो पहले थोड़ी सी कहानी समझते हैं। हुआ क्या, हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स के टाइम पे, ठीक है, ब्रिटिशर्स के टाइम से ही क्रिमिनल लॉज जो है वो बन रहे थे। क्रिमिनल लॉज वो लॉज होते हैं जो कि क्राइम के साथ डील करते हैं। तो ऐसे 3 क्रिमिनल लॉज है जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम से चलते हुए आ रहे हैं। एक क्रिमिनल लॉ जो है आपके पास वो है आईपीसी, दैट इज द इंडियन पीनल कोड, राइट। देन सेकंड इज योर सीआरपीसी, दैट इज द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। एंड थर्ड है आपके पास इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये 3 क्रिमिनल लॉज जो ब्रिटिशर्स के टाइम से चलते हुए आ रहे हैं, पहला है आईपीसी दैट इज इंडियन पेनल कोड 1860, देन सीआरपीसी दैट इज द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। तो जब मैं आईपीसी के बारे में बात करती हूँ या इंडियन पीनल कोड के बारे में बात करती हूँ, तो जितने भी अलग अलग तरीके के क्रिमिनल ऑफेंसेस है उन सबको ये डिफाइन करता है, डेफिनेशन की अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्राइम होगा, अगर आपने ये किसी का मर्डर किया तो क्राइम होगा, अगर किसी का रेप किया तो क्राइम होगा। तो बेसिकली क्राइम जो है, जो ऑफेंस है उनको यहाँ पे डिफाइन किया गया है और उन क्राइम को लेके जो पेनल्टीज आपको दी जाएगी वो यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया है। जब हम सीआरपीसी के बारे में बात करते हैं, दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो ये बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड कॉम्प्रहेंसिव एक कोड है जिसके अंदर सारी प्रोसीजर्स रूल्स लिख रखे हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन किस तरह से करोगे। कि ठीक है, आईपीसी ने बोल दिया कि ये फलाना काम किया तो क्राइम होगा, लेकिन अब उसको पनिशमेंट देने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन का पूरा प्रोसीजर है, जो पूरी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सीआरपीसी में लिखे हुए। फिर आता है इंडियन एविडेंस एक्ट। ये पूरा एक फ्रेमवर्क बताता है फॉर द एडमिशन एंड एक्सक्लूजन ऑफ द एविडेंस इन द इंडियन कोर्ट। तो ये 3 चीजें हो गई। अब रिसेंटली हमारे पार्लियामेंट का जो मॉनसून सेशन गया, उस मॉनसून सेशन में एक बिल जो है वो पेश हुआ जिसमें ये बात करी गई कि ये जो 3 ब्रिटिशर्स के टाइम के क्रिमिनल लॉज है उनको हटा के हमको 3 नए क्रिमिनल लॉज जो है लाने हैं, जिसमें आपके पास जैसे कि न्याय संहिता एक्ट वगैरह, एक्चुअली इन्हीं के 3 थे, वो सब्स्टिट्यूशन के बारे में वहां पे बात करेंगे। तो अब मॉनसून सेशन में जब इनकी लॉस लेके आ गए, नए क्रिमिनल लॉस लेके आ गए, क्योंकि ये आउटडेटेड माना गया, ब्रिटिशर्स के टाइम पे माना गया, ठीक है, इसमें अभी भी अंग्रेजों की गुलामी दिखती है, देयर मेनी पॉइंट्स। तो ये जो 3 नए जो क्रिमिनल लॉस जो है अभी मॉनसून सेशन में आए थे, उसको बहुत सारे अपोजिशन के जो लोग थे उन्होंने अपोज किया, देयर वर मेनी थिंग्स जिसकी वजह से वो पूरा पास नहीं हो पाया। तो ये तब हुआ, तो उन बिल को क्या किया गया, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया कि आप इस बिल की स्क्रूटनी करो, यानी कि इसको डिस्कस करो, इसके बारे में बताओ कि ये सही है, गलत है, क्या है।
you have to scrutinize this bill. तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने पिछले नवंबर को क्या किया कि ये पूरा अपने जो रिकमेंडेशंस है वो दे दिए कि भाई इन बिल को लेके हमारे ये रिकमेंडेशंस है, अब इनको आप फिर से डिस्कस करो, एक एक को आप पास करो। तो हमारे कंट्री की जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उन्होंने क्या कहा, ऐसे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा और होगा क्या कि बहुत ही क्रूशल बिल है और बहुत लंबे टाइम तक हम इसको पढ़ा नहीं रहने दे सकते। तो अमित शाह जी ने अभी रिसेंटली क्या किया है, इन बिल को वापस से विड्रॉ कर लिया है और क्या बोला, हम एक नया बिल इंट्रोड्यूस करेंगे, री इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसके अंदर सारी प्रोविजन आपकी जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में जो आपने रिकमेंडेशन दिए उसी के आधार पे होंगे और फिर ये तुरंत आप पास कर दीजिएगा, टाइम बचेगा। कितना तिकड़म बिठाया उन्होंने, वो है ही माहिर इस चीज के लिए। तो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस। तो अब ये जो कहानी है अब आपको इजीली समझ आएगी कि यहाँ पे बात हो रही है अबाउट द स्पेशल एंड द लोकल लॉज के बारे में, कि जो नए बिल पेश किए गए हैं, स्पेशल और जो लोकल लॉज है वो वहां पे इंक्लूड नहीं किए गए हैं, ठीक है, has kept the social special and the local laws away from the reform process। यानी ये जो ब्रिटिशर्स के टाइम के जो तीन आपके पास एक्ट थे, इंडियन पीनल कोड था, सीआरपीसी दैट इज अ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और इंडियन एविडेंस एक्ट, इन तीनों को रिफॉर्म करके आप जो नए तीन बिल लेके आए हो, सॉरी नए जो तीन आप एक्ट लेके आए हो, उसमें आप स्पेशल लॉ के बारे में बात ही नहीं कर रहे, आप लोकल लॉ के बारे में बात ही नहीं कर रहे। तो ये न्यूज है। अब स्पेशल लॉ क्या होता है, लोकल लॉ क्या होता है, उसको हम समझते हैं। देखो, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मान लो कि शादी में दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज को रोकने के लिए हमने कानून बनाया, एक एक्ट बनाया, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ किसके दहेज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। फिर आपने ये बोल दिया कि कोई टेररिस्ट एक्टिविटी है, उसको रोकने के लिए आपने कोई एक्ट बनाया, यानी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अगर आप कोई लॉ बनाते हो उसको बोला जाता है स्पेशल लॉ। तो हम यहाँ पे स्पेशल लॉ को क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर एक स्पेसिफिक इशू को जो कवर करता है वो हो जाएगा आपके पास स्पेशल एक्ट लोकल लॉ। फिर आता है आपके पास लोकल लॉ, क्या होता है, जो एक रीजन, जो एरिया के लिए बना हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपने बोला कि महाराष्ट्र जो स्टेट है वहां पे हम ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के लिए एक एक्ट लेके आ रहे हैं, तो एक ऐसा कानून है वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के लिए लागू है। तो ये क्या हुआ, लोकल लॉ हुआ वहां पे। मान लो कि राजस्थान ऐसा स्टेट है जहां पे आज भी बाल विवाह हो रहा है, चाइल्ड मैरिज हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि उससे पर्टिकुलर राजस्थान के लिए अगर मैंने एक ऐसा लॉ लेके आ गई कि वहां पे जो चाइल्ड मैरिज है वो नहीं होगी उससे, या फिर मैं बोल देती हूँ कि 25 वर्ष से अगर महिला की उम्र नहीं होती आप उसकी शादी नहीं कर सकते। तो अगर हमने एक ऐसा लॉ बनाया जो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के लिए यानी पर्टिकुलर एरिया के लिए, तो वो वहां का लोकल लॉ हो जाए। तो ये डेफिनेशन क्लियर है। स्पेशल लॉ का मतलब होता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, और जो लोकल लॉ होता है वो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए होता है, ठीक है। तो इन दोनों लॉ को जो नए आपके पास बिल आ रहे हैं उसमें नहीं लिया गया है। तो ये पूरे जो न्यूज है उसका मुद्दा है। फिर इन्होंने बोला है दैट कॉग्निजेबल क्राइम्स आर broadly categorized as those falling either under the IPC and the special law। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि ऐसा ऑफेंस जिसके लिए बिना किसी वारंट के आप किसी पर्सन को इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, राइट, बिना किसी मैजिस्ट्रेट ऑर्डर के आप पर्सन को इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, राइट। आपको उसमें वेट नहीं करना पड़ेगा कि वारंट आया या कोई मजिस्ट्रेट मुझे ऑर्डर दे, राइट, यू कैन डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट। तो ऐसे जो सीरियस क्राइम होते हैं उनको हम कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। तो इन कॉग्निजेबल ऑफेंस को जनरली हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि दो कैटेगरीज में हमने इसको वो किया होता है, डिवाइड किया होता है, ठीक है। तो व्हाट वी आर सेइंग that these cognizable offense are divided majorly, एक तो आईपीसी के तहत पे आप इसके बारे में बात करते हो, यू टॉक एज पर द आईपीसी, या फिर अंडर द स्पेशल एंड द लोकल लॉज, ठीक है। तो बेसिकली या तो इनके बारे में आईपीसी में लिखा है या स्पेशल और लोकल लॉ के बारे में लिखा है, लेकिन स्पेशल और लोकल लॉ के बारे में तो नए जो कानून आ रहे हैं उसमें बात ही नहीं करी गई है। तो नहीं करी गई तो नहीं करी गई है, प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्यों इतना हंगामा हो रहा है कि भाई स्पेशल और लोकल लॉ जो है बात क्यों नहीं करी गई है, फिर क्या होगा। तो उसका सिग्निफिकेंस समझते हैं। आप इस चीज को समझो, जब मैं बोल रही हूँ कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि बहुत ही सीरियस ऑफेंस है, बहुत ही सीरियस क्राइम है। अब आप एक डेटा देखो, इंडिया स्टैटिस्टिक्स जो है 2021 का है ना, मैं डेटा बता रही हूँ कि ये है आपके पास इंडिया स्टैटिस्टिक्स ऑफ 2021। उसने क्या बोला है
39.9% जितने भी टोटल कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो 2021 में स्पेशल और लोकल लॉ के अंदर रजिस्टर्ड हुए। मतलब टोटल जितने भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुए हैं उसमें 39.9% जो है एसएलएल के अंदर आता है। यानी अगर हम एसएलएल को इग्नोर कर देंगे तो 39.9% जैसे जो ऑफेंसेस है वो इग्नोर हो जाएंगे, वो क्राइम हो जाएगा, क्राइम तो बढ़ेगा। सेकेंड, एफिशिएंसी इन द एनफोर्समेंट। तो ये जो आपके पास स्पेशल लॉज होते हैं ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को पावर देती है, इनेबल देती है दैट आप एक पर्टिकुलर टाइप की क्रिमिनल एक्टिविटीज पे फोकस करो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ड्रग से रिलेटेड केसेस हो गए, नार्कोटिक ड्रग है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट है जो कि ड्रग्स के साथ डील करता है, तो एक स्पेसिफिक लॉ के बारे में बात करता है, राइट। देन जो वल्नरेबल ग्रुप है उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल द पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। देन अबाउट द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आईटी जो एक्ट है 2000 का, तो ये सारे लॉज से हमको बचा सकते। अब हमने बोला कि ठीक है इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है, लेकिन इसको जब जैसा पढ़ा है वैसे पढ़ा रहने दो, इसको रिफॉर्म करने की बात क्यों नहीं हो रही? रिफॉर्म करने की बात किसको, ये आईपीसी को रिफॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। सीआरपीसी को कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। इंडियन एविडेंस को रिफॉर्म कर रहे हैं, हाँ। तो ये जो स्पेशल और लोकल लॉ है उसको रिफॉर्म करने की जरूरत क्यों है? जैसा है पढ़ा रहने दो, क्या दिक्कत है? पहली बात, सबसे बड़ा रीजन है कि इसके अंदर जो भी आपके पास कानून है, फॉर एग्जाम्पल टेररिस्ट एक्ट है, ये एक स्पेशल लॉ है, बिल्कुल है, सिर्फ टेररिज्म की बात हो रही है। अनलॉफुल एक्टिविटी, यस इट इज अ स्पेशल लॉ। टेररिस्ट एक्ट हुआ आपके पास, अनलॉफुल जो एक्टिविटी हुई आपके पास, ऑर्गेनाइज क्राइम हुआ, पॉक्सो एक्ट हुआ। तो इन सबके अंदर जो डेफिनेशन है बहुत ही वेग डेफिनेशन है, क्लियर डेफिनेशन नहीं, राइट। तो बेसिकली इसलिए इनको रिफॉर्म करने की जरूरत है, कोई क्लैरिटी नहीं है। कई बार आप पनिशमेंट देने की कोशिश करते हो बट आप दे नहीं पाते हो बिकॉज बहुत ही वेगनेस में इन चीजों को डिस्क्राइब वहां पे किया गया। तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, यानी कि सोल्यूशन क्या हो सकता है? पहली बात तो आप एक पूरा सेपरेट चैप्टर रखो स्पेशल और लोकल लॉज के ऊपर कि किस तरह से इसके प्रोसीजर्स होंगे, किस तरह से यहाँ पे आप उनको कंडक्ट करोगे, इन्वेस्टिगेट करोगे, किस तरह से आप इसको क्लासिफाई करोगे कि पनिशमेंट कैसे मिलनी चाहिए। यू शुड हैव अ सेपरेट चैप्टर एंड अ प्रोसीजर। फिर यहाँ पे आता है ड्यू प्रोसेस सेफगार्ड, यानी strengthen the implementation of universally accepted due process values by conducting regular training programs for the legal professional laws। फिर आप यहाँ पे क्राइम और जो सेट उनको जो इमर्जिंग नए तरीके की क्राइम्स आ रहे, साइबर क्राइम आ रहे, डीप फेक, आप डीप फेक देख लीजिए। मतलब अब बॉलीवुड की कम से कम आई थिंक 3 एक्ट्रेसेस जो उनके डीप फेक पिक्चर्स जो बन गए हैं, वायरल हो गए वीडियोस वायरल, तो ऐसे नए तरीके के क्राइम आ रहे हैं, उनके साथ आपको यहाँ पे डील करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब आते हैं हमारा अगला टॉपिक दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन। मतलब मेरी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, सोच के देखो, वर्ड तोड़ो, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट मतलब हक, इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी, तो मतलब हमारा हक है जानकारी लेने का। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इंडिया के जो सिटीजन्स है उनको हक है, बिकॉज वो सिटीजन्स है देश के, कि उनको जो इंफॉर्मेशन चाहिए सरकार से वो उनको टाइम टू टाइम मिले। ये सोचते हुए 2005 में एक एक्ट को पास किया गया था, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ठीक है। और इस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंदर एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई थी, हमने पहले भी बात करी है दैट इंडिया के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है और एक जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, यानी उसको आपने एक एक्ट के थ्रू बनाया है, पार्लियामेंट में लॉ पास करके बनाया, उसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। तो यहाँ से स्टैट्यूटरी बॉडी बनी दैट इज द चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, राइट, दैट इज चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। ये बेसिकली इसके अंदर आपके पास क्या होता है, सॉरी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, आई एम सो सॉरी, यहाँ से बना आपके पास सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जहाँ पे आपके पास चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे और बाकी के इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होंगे जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक बार अगर आपके पास क्लियर हो गया, अब मुद्दा समझते हैं कि यहाँ पे जो बात है वो किस चीज की हुई है, राइट। तो पहली चीज यहाँ पे क्या हुआ कि ये न्यूज में आया क्यों है वो हम समझ लेते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सेंटर को और स्टेट दोनों ही सरकारों को बोला कि सेंट्रल लेवल पे तो आपके पास क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, स्टेट लेवल पे आपके पास क्या, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है।
तो आपके इन कमीशन में जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है वहां पे वैकेंसीज है, तो आप उन वैकेंसीज को फुलफिल करो, क्योंकि अगर वहां पे आप अपनी वैकेंसीज को फुल नहीं कर रहे हो तो भाई ये तो आरटीआई तो डेड लेटर हो गया। जब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले लोग ही नहीं है तो क्या हम दुनिया को बोल रहे हैं कि हमारे भारत में सिटीजन जो है कभी भी आके इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? आपका जो इंफॉर्मेशन देने वाला इंस्टीट्यूशन है उसमें वैकेंसीज को तो फुलफिल करो, है ना? तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली बोला दैट सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट टू फिल द वैकेंसीज इन द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये रिसेंटली उन्होंने बोला। तो सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट नॉन फुलफिलमेंट ऑफ दीज वैकेंसीज विल मेक द आरटीआई एक्ट अ डेड लेटर। फिर यहाँ पे क्या हुआ, 2019 में एक जजमेंट आया था दैट इज अंजलि भारद्वाज एंड द ओआरएस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था अंजलि भारद्वाज एंड द ओआरएस वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है और जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है इसमें जो वैकेंसीज है हैड नॉट बीन फिल्ड। तो ये एक तरह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस है। जो इंफॉर्मेशन समय टू समय लोगों को मिलनी चाहिए उसमें बहुत ज्यादा डिले हो रहा है। ठीक है, तो ये कहानी हो गई। अब समझते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में। हमने बात कर ली इसके बारे में कि आरटीआई का एक्ट आया था 2005 में। तो बेसिकली इट वाज 2005 जिसमें आरटीआई का एक्ट पास हुआ और बाद में ये एक्ट 2019 में अमेंड भी हुआ। तो अमेंडमेंट के बारे में अगर आपको जानना है तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। सबसे पहली बात तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है आपको अब तक पता चल जाना चाहिए, व्हाट इज स्टैट्यूटरी बॉडी, राइट? यानी ये आया था एक लॉ के थ्रू, एक एक्ट पास हुआ था 2005 में। आरटीआई एक्ट के थ्रू ये पास हुआ और यहाँ पे बना हमारे पास क्या कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। 2019 में इसको थोड़ा सा अमेंड कर दिया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया। कैसे? इन्होंने क्या बोला, एज पर द आरटीआई एक्ट ऑफ 2019 अब क्या होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफाई करेगा टर्म को और क्वांटम ऑफ सैलरी जो कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को मिलनी चाहिए और इंफॉर्मेशन कमिश्नर को मिलनी चाहिए। कैसे, क्या बोला हमने यहाँ पे, देखो फिर से सुनो इसको। हम बोल रहे हैं यहाँ पे आपके पास क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है। वर्ड्स को लेके थोड़ा सा ध्यान, सेंट्रल यानी कि सेंट्रल लेवल पे इंफॉर्मेशन कमीशन यानी कि ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि केंद्रीय लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे सिटीजंस को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये है सीआईसी, दैट इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। अब इसका कंपोजिशन तो होगा इंस्टीट्यूशन का या बॉडी का, तो इसमें होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। तो यहाँ पर मैंने इसलिए कहा था वर्ड से कंफ्यूज मत होना, ये है आपके पास सी सेंटर वाला, दैट इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये एक बॉडी है, ये इंस्टीट्यूशन है, ये एक पर्सन की यहाँ पे बात हो रही है कि इसमें है आपके पास चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन और कमिश्नर और दूसरा है आपके पास इंफॉर्मेशन कमीशन। तो 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें ये बोला कि ये जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और ये जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है इनकी जो सैलरी है ये कितने समय तक ये काम करेंगे ये सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी और जो स्टेट लेवल पे है उनके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट और जो है वहां पे तय करने वाली। फिर यहाँ पे बात हुई दैट राइट टू इंफॉर्मेशन रूल जो है 2019 का, दे नोटिफाइड दैट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है ये 3 साल तक ऑफिस को होल्ड करेंगे। पहले क्या था that the 2005 Act gave the fixed tenure of 5 years or the retirement of 65 years, whichever is earlier. Amendment was done to ensure that they use their powers even with the senior most offices of administration without any fear of their job. तो आरटीआई क्या है ये हमने अभी अभी पढ़ा, दैट आरटीआई मीन्स एनी इंडियन सिटीजन कैन रिक्वायर सॉरी एक मिनट दीजिए आप मुझे, ओके ना यहाँ पे जो हम डिस्कस कर चुके हैं वही लिखा है कि आरटीआई जो है वो क्या है, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन। इंडिया का कोई भी सिटीजन इंफॉर्मेशन यूज कर सकता है, मांग सकता है कि मुझे इसके बारे में जानकारी दो, मैं टैक्स भर रहा हूं तो वो टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है मुझे इस चीज की जानकारी दो।
तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक अथॉरिटी की डोमेन में अगर आती है तो वो इंफॉर्मेशन सिटीजन को मिल सकती है, इसको आरटीआई बोलते हैं। ठीक, तो आरटीआई का मतलब क्या है? एनी सिटीजन, आई रिपीट, एनी सिटीजन, सिटीजन सिटीजन सिटीजन, ऐसा नहीं कि कोई बाहर का इंसान इंडिया में 4-5 दिन के लिए आया वो इंफॉर्मेशन मांग रहा है। हम यहाँ पे सिटीजन के बारे में बात करें जिसके पास नागरिकता है, वो इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट डाल सकता है फ्रॉम द ऑफिसेज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जजमेंट दिया था मिस्टर फुलवाल वर्सेस द जयपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, और उसमें क्या बोला? that freedom of speech and expression provided under Article 19 of the Constitution implies the RTI। अब ध्यान से सुने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, सब चैप्टर्स हैं। आप सभी को पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है वो डील करता है फंडामेंटल राइट के साथ। इस फंडामेंटल राइट में हमारे पास एक आता है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दैट मीन्स इंडिया के सिटीजन को फ्रीडम है that they can speak anything, they can express anything, they can receive anything, they can be silent or anything, but reasonable restriction के साथ। तो इसी में, इसी आर्टिकल 19 के चलते हुए ये बोल रहा है कि अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जिसमें इंफॉर्मेशन रिसीव करने की फ्रीडम है, तो यहीं से आरटीआई निकल के आता है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए। और इसीलिए जो आपके पास 2002 के अंदर क्या था, आपके पास 2002 में पहले था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, इसको रिप्लेस करके यहाँ पे आरटीआई जो है उसको लाया। क्लियर है? अब देखते हैं जो नोडल एजेंसी है जो कि आरटीआई एक्ट को इंप्लीमेंट करता है वो क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जब हम आरटीआई के बारे में बात करते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो नोडल एजेंसी है वो क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस के अंडर। अब आरटीआई के कुछ प्रोविजंस देख लेते हैं, फीचर्स देख लेते हैं, और इसका जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है उसको देखते हैं। पहली बात तो यहाँ पे बात हो रही है कि आप किसी पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हो, है ना? पहली चीज आरटीआई में क्या है कि अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो आप किसी पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हो। तो ये पब्लिक अथॉरिटी है क्या? मतलब पब्लिक अथॉरिटी किसको मानूंगी? कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर वो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में आ रहा है तो वो पब्लिक अथॉरिटी है। कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर वो पार्लियामेंट्री लॉ से बना है, स्टेट लेजिस्लेटिव लॉ से बना है, तो वो क्या है? यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी है। ठीक है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है, इफ इट इज बाय द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेशन और बाय नोटिफिकेशन इशूड बाय ऑर्डर मेड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है, तो वो किसके अंदर आएगा? आपके पास पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आएगा। अब आरटीआई में सेक्शन 4 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी क्या कहता है? दैट lays down information which should be disclosed by public authority on a suo motu proactive basis। तो ये तो हमने बात करी कि जो सिटीजन्स है वो इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं पब्लिक अथॉरिटी से, और यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी क्या है उसकी डेफिनेशन हमने देखी। अब सेक्शन 4 क्या बोलता है कि आपके पास जो पब्लिक अथॉरिटी है उनको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोएक्टिव एक्शन अपने आप से बतानी है। वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है वो सेक्शन 4 में लिखी हुई। ठीक है? अब सेक्शन 6 क्या बात करता है कि अगर कोई पर्सन, अगर उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, दैट इज अ पर्सन हु डिजायर्स टू ऑब्टेन एनी इंफॉर्मेशन, तो वो या तो राइटिंग से या फिर एक इलेक्ट्रॉनिक मीन के थ्रू अपने रिक्वेस्ट डालेगा सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को या फिर स्टेट पीआईओ। सेक्शन 7 बोलता है, वो एक टाइम लिमिट फिक्स करता है कि कितने समय के अंदर अंदर आपको इंफॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। और जो सेक्शन 8 है वो इस बारे में बात करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो है डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो ये थे आपके पास एग्जाम्पशंस जो है कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन से जो आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते इसको हम देखेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के जरिए एक नोटिफिकेशन इशू किया सेक्शन 24 के अंदर, दैट इज सेक्शन 24 क्लॉज 2 ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। आई रिपीट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के थ्रू एक नोटिफिकेशन इशू किया
कि सेक्शन 24 क्लॉज 2 जो है आरबीआई एक्ट 2005 का, उसमें वो सारी चीजें हम डालेंगे जो एक बहुत ही एग्जाम्प्टेड है, इसकी इंफॉर्मेशन आपको नहीं देनी है, ठीक है। जैसे कि 2005, इसमें क्या है आपके पास, एक मिनट, हाँ ये रहा सेक्शन 24 जो है आपके पास आरटीआई का। सेक्शन 24 जो है वो बोलता है दैट दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू द इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो कंट्री के जो इंटेलिजेंस सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे कि रॉ हो गई, है ना, तो वो हमने यहाँ पे सेक्शन 24 का शेड्यूल 2 बना दिया, उसमें हमने इसको डाल दिया, दैट इज द सेकेंड शेड्यूल। ये तो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन हो गई है, ये इंफॉर्मेशन हम नहीं ले सकते हैं, और इसी के अंदर इन्होंने सर्ट को भी यहाँ पे डाल दिया है। अब कुछ और भी एग्जाम्पशन है, ये टोटल लिस्ट आप यहाँ पे पढ़ सकते हो डिटेल में। आरटीआई का इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस, ये क्या करता है, सिटीजन्स को एम्पावर करता है बाय इक्विपिंग देम विद द पावर to seek information from the public authorities. It promotes the transparency and accountability. It reduces the corruption, strengthens the government public relations, and ये आपके पास जो डेटाबेस से रिकॉर्ड्स उन सबको इंप्रूव करता है। ठीक है भाई, आरटीआई क्यों आया, मान लिए कंसर्न्स जो है आप उसको समझते हैं। इतना जब सोच रहे हो तो प्रॉब्लम क्या है, फिर हो रहा है अच्छे से आरटीआई? नहीं, देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स आरटीआई के साथ। पहली बात तो रिकॉर्ड बहुत ही पुअर है, रिकॉर्ड कीपिंग, मतलब अगर मैं इंफॉर्मेशन मांग रही हूँ तो कभी बोल दिया जाता है कि भाई इसका तो रिकॉर्ड कहीं लिखा ही नहीं है, तो आपको कैसे बताएं, या फिर इसका जो रिकॉर्ड एक प्रॉपर फॉर्मेट में ही नहीं लिखा, कैसे बताएं, ये रिकॉर्ड फाइल तो गुम गई है, आपको कैसे बताएं। तो यहाँ पे एक बहुत ही पुअर रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो देखा गया है। तो इंफॉर्मेशन जो है काफी बार देने के लिए मना कर दिया जाता है, जो कि बिल्डिंग्स और लैंड टाइटल से जुड़ी हुई होती है, ऑफिसर्स की जो ट्रांसफर्स है उसको लेके जुड़ी होती है। मान लो कोई कलेक्टर है, उसका ट्रांसफर हो गया है, तो उसको लेके जो इन्फॉर्मेशन से पता नहीं कहा है, कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका, है ना, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई स्टाफ है, स्टाफ के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपकी जो वैकेंसी उसको फुलफिल कीजिए। इसी की वजह से पेंडेंसी है, डिलेस है, थ्रेट या वायलेंस हो जाता है, अवेयरनेस नहीं है लोगों के बारे में, तो ये सर्टेन जो यहाँ पे कंसर्न्स जो देखने के लिए मिलता है। वे फॉरवर्ड, फिलिंग अप द वैकेंसी, सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन था, अवेयरनेस, प्रोटेक्शन, ये सब। अब आते हैं हमारा अगला टॉपिक, दैट इज द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। इंडिया में अगर हम बात करते हैं टोटल जितने भी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज है व्हाटएवर, तो देयर इज अ प्रोविजन कि अगर वो स्टेट का ज्योग्राफिकल लोकेशन एकदम हिली है, या फिर एकदम उनका टेराइन जो है बहुत ही डिफिकल्ट है ना, दैट इज हिली या फिर डिफिकल्ट टेराइन, या वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही ज्यादा कम है, या वहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, या उनका जो लोकेशन है वो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास में, जहाँ पे आए दिन उनके झगड़े चलते रहते पाकिस्तान से, चाइना से, थ्रेट है, वो डर है, और इकोनॉमिक या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस है, तो ये सब चीजें, जैसे कि फाइनेंसेस में उनको कुछ प्रॉब्लम है, तो ये सारे क्राइटेरिया है, ठीक है, कौन कौन से, हिली या डिफिकल्ट टेरेन, लो पॉपुलेशन डेंसिटी, या फिर एक ह्यूज साइजेबल शेयर ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन, strategic location along the borders, economic and infrastructural background, backwardness and non-viable nature of state finances। तो क्या है, उन स्टेट को एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा जो है दे दिया जा सकता है, ठीक है। मैं क्या कह रही हूँ, इंडिया में अगर कोई स्टेट हिली डिफिकल्ट टेरेन में है, या उनकी पॉपुलेशन कम है, या ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, या आपके पास इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे उनकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, नॉन वाइबल फाइनेंसेस है, तो उनको स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस जो है वो मिल जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, ये सेंटर देता है उन स्टेट को असिस्ट करने के लिए जहां पे डेवलपमेंट जो है ज्योग्राफिकल या सोशो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेजेस पे है, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। ये सबसे पहले शुरुआत करी गई 1969 में, और इसका रिकमेंडेशन दिया था फिफ्थ फाइनेंस कमीशन, ठीक है। सो इट वाज रिकमेंडेड बाय द फिफ्थ फाइनेंस कमीशन। तो यहाँ पे ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, ये क्या होता है, इनको स्पेशल ग्रांट्स मिलते हैं, पैसा मिलता है
किसके बेसिस पे? गड़गल मुखर्जी फॉर्मूला के बेसिस पे। ये क्या है थोड़ी देर में हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखें। तो पहले क्या होता था, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है इट वाज ग्रांटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट टू स्टेट जिनके पास कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि अभी हमने देखे, एंड इट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। 1963 के अंदर तीन स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर जो कि पहला स्टेट बना, फिर असम और नागालैंड, इनको दिया गया स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा। बाद में 8 और ऐसे स्टेट्स आ गए, जैसे कि आपके पास अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इनको भी स्पेशल कैटेगरी जो है उनका दर्जा दिया। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई अलग से प्रोविजन नहीं है इनको कैटेगराइज करने के लिए, लेकिन फिर भी बहुत सारी प्रोविजंस एक आर्टिकल के अंदर मेंशन है, जैसे कि 371 ए एच जे। तो ये तो हो गया कि हाँ, ये क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे आप स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे सकते हो। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का थोड़ा सा बैकग्राउंड हमने देख लिया। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये जो आपके पास बिहार है, बिहार की कैबिनेट ने एक रिजोल्यूशन पास किया है कि भाई हमें भी स्पेशल कैटेगरी का जो स्टेटस है वो दे दीजिए। क्यों? रीजन क्या दिया कि भाई हमारा देश जो है गरीब, हमारा जो राज्य है वो गरीबी से जूझ रहा है, हमारा जो बिहार है वो बैकवर्ड है, हमारे स्टेट में लगातार फ्लड आती रहती है, कभी कभी ड्रॉट भी पड़ जाता है, और जब से बिहार और झारखंड का बाइफर्केशन हुआ, पहले एक ही राज्य था, लेकिन जब से बिहार और झारखंड का बाइफर्केशन हुआ है तो सारे एम्प्लॉयमेंट जो है वो झारखंड की तरफ चले गए हैं, सारी इंडस्ट्रीज जो है झारखंड की तरफ शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो हमें भी क्या कीजिए कि आप जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दे दीजिए। अब भाई इसको समझना बहुत जरूरी है कि ये स्टेट बार बार मुंह उठा के क्यों बोल देते हैं हमें स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दे, तो कुछ तो फायदा होगा, है ना, कुछ तो फायदा होगा उसको। देखो फायदा क्या होता है, जब कोई स्टेट अगर आपका स्पेशल कैटेगरी की स्टेटस में आता है तो उसको सेंटर से मदद मिलती है, असिस्टेंस मिलता है। पहले क्या होता था, गडकरी मुखर्जी का जो फॉर्मूला है, उन्होंने बोला दैट नियरली 30% of the total central assistance for state to all the SCS state, जितने भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है उनको कम से कम टोटल 30% का जो सेंट्रल असिस्टेंस उनको मिलेगा। लेकिन हालांकि बाद में क्या हुआ, 14 और 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन आई थी, जिसके बाद में it led to the allocation being merged into increased divisible pool fund for all the state rising to 41%। तो कुल मिला के यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए कि इनको फंडिंग अच्छी खासी मिल जाती थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे इनका मेन रीजन होता है। अब है कंसर्न, क्या है कंसर्न, है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब है कि एक कॉमन कंसेंसस नहीं बन पा रहा है स्टेट्स को लेके कि ये क्राइटेरिया है, ये कह रहे कि हमारे पास बहुत और रीजन है जिसकी वजह से हमें ये स्टेटस मिलना चाहिए, बट इस क्राइटेरिया में हम नहीं आते हैं। जैसे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है उत्तराखंड को दिया गया था क्योंकि वो बॉर्डर पे हिमालयन स्टेट है, लेकिन झारखंड को नहीं दिया गया, मना कर दिया गया, छत्तीसगढ़ को नहीं दिया गया, राइट। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज, दो स्टेट्स के बीच में डिस्पैरिटीज है, फिजिकल इंडिसिप्लिन है, फिजिकल बर्डन आ जाता है, तो देयर आर मेनी थिंग्स जो कि यहाँ पे कंसर्न है जिसको लेके अभी हमको बात करनी चाहिए। अब हम आते हैं न्यूज इन शॉर्ट पे, छोटे छोटे न्यूज है, ज्यादा बड़ी न्यूज नहीं। पहला है यहाँ पे आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स ने एक पोर्टल स्टार्ट किया है जिसका नाम है आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज। इस पोर्टल के अंदर इंफॉर्मेशन और जो अर्बन सिटीज है वो कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं उसका स्टेटस यहाँ पे दिया जाएगा, जो कि 5 ब्रॉड थीमेटिक एरिया के आधार पे होगा। कैसा? पहला है आपके पास पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर, फिर हम फाइनेंस के बेसिस पर डेटा देखेंगे, प्लानिंग किस तरह से हो रही है, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस है या नहीं, और डिलीवरी ऑफ बेसिक सर्विसेज किस तरह से। तो ये 5 सेक्टर्स है जिनके बेसिस पे यहाँ पे क्या होगा कि सिटीज की प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही है वो हम यहाँ पे देखेंगे, और स्टेटस जो है वो यहाँ पे देखेंगे। तो अर्बन लोकल बॉडीज जो है अपने वॉलंटरली इच्छा से यहाँ पे जो डेटा है अपडेट कर सकती है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हेल्दी कॉम्पिटिशन।
अलग अलग जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज है वो अपने आप को कम्पीट कर सकते हैं कि यार इसका तो इतना इम्प्रूवमेंट चल रहा है, हम थोड़ा सा और कर, एक इंस्पिरेशन होगा, इनको जो लर्निंग है वो मिलेगा। तो अर्बन लोकल बॉडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। 73rd और जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है आपके पास, जिसमें हम पार्लियामेंट सॉरी पंचायत और म्यूनिसिपल के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे एक तरह से थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट बोला गया है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, दैट इज द रिपोर्ट ऑन द बिल फॉर द क्रिमिनल लॉ। ये हम बात कर चुके हैं कि आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को लेके जो नए आपके पास बिल्स आए थे, उनके लेके ये है आपके पास नए बिल, दैट इज भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य बिल 2023। इनको लेके जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया था, उनकी रिपोर्ट आ चुकी है और रिकमेंडेशन जो वो दे चुके। क्या रिकमेंडेशन है, देखो पहला जो आपके पास नया बिल है, उन्होंने बोला सेक्शन 377 जो है उसको डिलीट कर दिया जाए, जो कि एक अननेचुरल सेक्स के बारे में बात करता है। फॉर एग्जाम्पल एनल सेक्स, ये एक अननेचुरल सेक्स है, ये एक नेचर के खिलाफ है। तो इस सेक्शन को 377 को डिलीट कर दिया गया, लेकिन जो अभी कमिटी है उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि नहीं, आप इसको पूरी तरह से डिलीट मत करिए, आप इसको पार्शली रिटेन करिए, इसको जेंडर न्यूट्रल बना दीजिए कि चाहे लड़का हो, लड़की हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी, अगर अननेचुरल सेक्स किया तो किसी को भी पनिशमेंट मिलेगा। इट्स नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू द फीमेल, लाइक पहले क्या था, वो जेंडर न्यूट्रल नहीं था। सेम यहाँ पे है आपके पास सेक्शन 497 एडल्टहुड, तो वो भी सिर्फ वुमेन को सपोर्ट करते, एक जेंडर जो है उनको सपोर्ट करते थे, तो यहाँ पे इसको भी बोला कि आप इसको रिटेन करो लेकिन जेंडर न्यूट्रल बनाओ। तो इसी तरह से इन्होंने जो रिकमेंडेशन है वो दिया, आप यहाँ पे लिस्ट जो है देख लीजिएगा। एंड देन कर्बिंग ऑफ फिल्म पायरेसी, दिस इज वेरी स्मॉल टॉपिक, इसमें कुछ नहीं है, ये है आपके पास ओके। इनेबलिंग एनकोर, इसको देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एनकोर को देख लेते हैं। दैट इज इनेबलिंग द कम्युनिकेशन ऑन द रियल टाइम एनवायरमेंट। हमारे कंट्री की जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो कि इलेक्शन कंडक्ट करवा रही है प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, पार्लियामेंट के, उन्होंने एक इन हाउस सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है फॉर कंप्लीट कैंडिडेट इन इलेक्शन मैनेजमेंट थ्रू द एनकोर। एक एंड टू एंड एप्लीकेशन है जिसमें जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, आरओज होते हैं, कितने वोट्स पोल हुए, सब कुछ इनको डिजिटाइज कर सकते हैं, एक टैबुलेट फॉर्म में जो डेटा है वो उसको रख सकते हैं। दिस इज योर एनकोर। ठीक है, तो बस यहाँ से आज आपका पॉलिटी सेक्शन जो है वो खत्म होता है। अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा इंडिया और जो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का जो रिलेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। देन विल बी टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। एंड फिर आपके पास तीसरा जो टॉपिक है वो न्यूज एंड शॉर्ट्स आ जाएगा। तो बेसिकली बड़े बड़े दो टॉपिक है और फिर छोटे छोटे इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक है। तो आईआर आपका यही खत्म हो जाएगा एंड देन विल मूव टुवर्ड्स द इकोनॉमी सेक्शन। दैट्स इट। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा चैनल का नाम है आईएएस कैफे, आप उसे सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।